बच्चों, नीट विद कनु में आपका स्वागत है। आ गए हैं हम एक नया लेक्चर लेकर इकोलॉजी से आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर करने। वन शॉट वन चैप्टर में आपका स्वागत है। आई होप आपको पहले के सारे लेक्चर समझ आए हैं, अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिए हैं। अभी तक हम यूनिट 1 ख़त्म कर चुके हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, एंड दिस इज़ आवर सेकेंड यूनिट इकोलॉजी। मीन्स लास्ट यूनिट है बट हमने सेकेंड नंबर पर लिया क्योंकि इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड ईजी एज वेल। आज हम लास्ट लेक्चर ले रहे हैं इकोलॉजी का इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के साथ। आई होप आपको समझ आएगा, अच्छे से आप सारा समझ के अपने MCQ प्रैक्टिस करेंगे। हम पूरी NCERT एक गो थ्रू कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, साइड में लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, PYQ समझ रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं, एंड दैट इज़ क्वाइट इनफ फॉर योर नीट एग्जाम। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अपने लेक्चर में। एनवायरमेंटल इश्यूज। Human population size has grown enormously over the last 100 years. This means increase in demand for food, water, home, electricity, roads, automobiles, and numerous other commodities. These demands are exerting tremendous pressure on our natural resource and are also contributing to pollution of air, water, and soil. The need of the hour is to check the degradation and depletion of our precious natural resource and pollution without halting the process of development. ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे जैसे हमारे पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है। हमें उस डिमांड को देखते हुए डेवलपमेंट करनी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स पे जो प्रेशर पड़ रहा है उस चीज़ को चेक में रखना है। ठीक है, कैसे करना है ये देखते हैं हम इस चैप्टर में। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। एयर की, लैंड, वाटर, सॉइल की आपका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टेट में कुछ भी चेंजेस आता है, जो भी अनडिजायरेबल चेंज आता है, दैट इज पॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉल्यूशन कॉज कौन करता है? एजेंट्स। कुछ एजेंट्स कॉज करते हैं और वो एजेंट्स कौन होते हैं? पॉल्यूटेंट। एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट सच अनडिजायरेबल चेंज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा एक्ट पास किया था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये PYQ भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और इसका काम क्या था? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल। इसका मेन मोटिव क्या था? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, लैंड, एयर, वाटर। ठीक है, कब पास किया गया था? कौन सा एक्ट पास किया गया था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, ये जो आपका पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट दो तरह के हो सकते हैं। पॉल्यूटेंट दो तरह के हो सकते हैं आपके, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये आप अपनी बुक के साइड में लिख लेंगे क्योंकि ये आपका हर साल कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आपके होते हैं DDT, SO2, CO2। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आपके होते हैं O3 एंड PAN। PAN इज पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। इसके बाद एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। We are dependent on air for our respiratory need. Air pollutant cause injury to all living organisms. They reduce growth and yield of crops and cause premature death of plants. Air pollutant also literacy affect the respiratory system of humans and of animals. Harmful effects depend on the concentration of pollutant, duration of exposure and the organism. ये चीज़ आपको पता है, कॉमन चीज़ है। आगे देखते हैं। Smokestacks of thermal power plants, smelters and other industry release particulate and gaseous air pollutant together with harmless gases such as nitrogen, oxygen, etc.
These pollutants must be separated, filtered out before releasing the harmless gases into atmosphere. There are several ways of removing particulate matter. The most widely used is electrostatic precipitator. क्या बोला गया कि आपकी इंडस्ट्री से जितनी भी आपकी रिलीज होती है पोल्यूटेंट्स, उसमें कुछ हार्मलेस भी होती हैं एयर, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बट ये जो हार्मलेस एयर हैं इसको जो हार्मफुल एयर है उससे अलग कर देना चाहिए रिलीज होने से पहले. इन्वायरमेंट में अगर ये हार्मलेस एयर रिलीज होगी तो इसके साथ जो हार्मफुल वाली थी वो भी रिलीज हो जाएंगी, तो हमें दोनों को फिल्टर आउट कर देना चाहिए. ठीक है. आपका एयर पॉल्यूशन से बनता है स्मोक. ठीक है. क्या बनता है? स्मोक. और ये स्मोक होता क्या है? स्मोक होता है आपका कंडेंस्ड वाटर वेपर प्लस स्मोक प्लस डस्ट प्लस gases like SO2, NO2, H2S. स्मोक आपका मिक्सचर होता है कंडेंस वाटर वेपर का, स्मोक का, डस्ट का और गैसेस में क्या हो सकता है? SO2, NO2 और H2S. स्मोक दो तरह का होता है. एक होता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक देखने को मिला था आपको लॉस एंजल्स में, और ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था? पैन क्या है आपको बताया था. दूसरा है आपका लंदन स्मोक जो आपको कहाँ देखने को मिला था? लंदन में इंडस्ट्रियल जब सेटअप हो रहा था उस टाइम पे. किसकी वजह से? NO2 और SO2 की वजह से. और इससे क्या हुआ था? जो एयर का कॉम्पोजिशन था, जो कलर था, वो ब्राउन कलर हो गया था. ब्राउन कलर एयर, जो वहाँ की एयर थी उसका कलर कैसा हो गया था? ब्राउन. दो स्मोक है. फोटोकेमिकल स्मोक जो हमें देखने को मिला था, लॉस एंजल स्मोक भी जिसे कहते हैं, किसकी वजह से? पैन की वजह से. दूसरा आपका लंदन स्मोक इंडस्ट्रियल टाइम में देखने को मिला था SO2 और NO2 की वजह से, और इसमें एयर का कलर क्या हो गया था? ब्राउन हो गया. और फिर आगे पढ़ते हैं. Electrostatic precipitator which can remove over 99% particulate matter present in the exhaust from the thermal power plant. Electrostatic precipitator आपका 99% particulate matter साफ करने में मदद करता है. किसमें? थर्मल पावर प्लांट में. It has electrode wires that are maintained at several thousand volt. इसके पास इलेक्ट्रोड वायर्स होती हैं जो कि ऑलरेडी किस लेवल पे मेंटेन रहती है? सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स पर. विच प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन. वो एक ऐसे सिचुएशन प्रोड्यूस करती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाता है. दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू डस्ट पार्टिकल गिविंग देम अ नेट नेगेटिव चार्ज. द कलेक्टिंग प्लेट आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल. क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे और जो डस्ट पार्टिकल है उसको अट्रैक्ट करेंगे. जो कलेक्टिंग प्लेट होती है वो ग्राउंडेड होती है और वो क्या करते हैं? चार्ज डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करके बाहर की जो एयर है उसको साफ कर देती है. द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो टू अलाउ द डस्ट टू फॉल. अ स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अलावा एक और चीज़ होती है जिससे हम फिल्टर कर सकते हैं गैस. वो क्या है? स्क्रबर. एस से स्क्रबर और एस से ये क्या फिल्टर करती है? सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम. Recently, we have realized the danger of particulate matter that are very very small and are not removed by this precipitator. कुछ इससे ज़्यादा भी छोटे होते हैं पार्टिकुलेट मैटर जो स्क्रबर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से फिल्टर आउट नहीं हो सकते हैं. ये आप डायग्राम देखो, ये है आपका स्क्रबर, यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर है, ये डर्टी एयर है, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से कॉन्टीन्यूसली वाटर या फिर लाइम स्प्रे उस पर मारा जा रहा है और यहाँ से क्लीन एयर जारी है. ये क्या सिर्फ साफ करता है? SO2 को रिमूव करता है. जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लीन एयर आ रही है, ये डर्टी एयर है, डस्ट पार्टिकल हैं,
ये नेगेटिवली चार्ज वायर हैं जो कि हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे पहले से सेट करी हुई है, डिस्चार्ज कोरोना है। ये कलेक्टिंग प्लेट है जो कि ग्राउंडेड है, और ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये कौन सी है, एनोड प्लेट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन प्लेट। और ये जो डिस्चार्ज कोरोना है, ये डस्ट या फिर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, जिसका साइज कितना होगा, 2.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। According to Central Pollution Control Board CPCB, particulate size of 2.5 micrometer or less in diameter 2.5 ppm are responsible for causing the greatest harm to human health. These fine particulates can be inhaled deep into lungs and can cause breathing and respiratory symptoms, irritation, inflammation and damage to lungs and premature death. जो CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने एक पार्टिकुलेट साइज क्या बताया है जो कि हार्मफुल है, सबसे ज़्यादा हार्म कॉज कर रहा है 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम, ठीक है। आगे देखते हैं। Automobiles are major cause for atmospheric pollution, at least in the metro cities. As the number of vehicles increases on the street, this problem is now shifting to other cities too. Proper maintenance of automobiles along with the use of lead-free petrol or diesel can reduce the pollutant they emit. पहला हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस, और उसके साथ साथ प्रॉपर मेंटेनेंस कैसे, लेड फ्री ऑयल या डीजल यूज़ करके। हम लेड फ्री ऑयल या डीजल करके एक एयर पोल्यूशन कम करने में अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल namely platinum, palladium and rhodium as the catalyst are fitted into automobiles for reducing emission of poisonous gas. दूसरा आपका कैटालिटिक कन्वर्टर इंसर्ट किए जाते हैं जो कि कौन से होते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, इन जैसे कैटलिस्ट उसमें फिट करे जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, ताकि वो पॉइजनस गैस जो पॉइजनस गैस को रिलीज कर रहे हैं वो कम रिलीज। As the exhaust passes through the catalytic converter, unburnt hydrocarbons are converted into carbon dioxide and water. जैसे ही अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स आपके कैटालिटिक कन्वर्टर से पास होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। अनबर्न कार्बन किस में चेंज हो जाएंगे, ये CO2 एंड वाटर में, और आपके नाइट्रिक ऑक्साइड एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड किस में चेंज हो जाएंगे, CO2 और NO2, ठीक है। Respectively, motor vehicles occupied with catalytic converters should use unleaded petrol because lead in the petrol inactivates the catalyst. leaded petrol क्या करता है, जो catalyst होता है इस converter में उसको वो inactive कर देता है, ठीक है, तो ये काम ही नहीं करेंगे। अगला एक्ट ये याद रखना है, PYQ। In India, the Air Prevention and Control of Pollution Act come into force in 1981. But was amended in 1987 to include noise as an air pollutant. Noise is undesirable high level of sound. We have got used to associating loud sound with pleasure and entertainment, not realizing that noise causes psychological and physiological disorder in humans. The bigger the city, the bigger the function, the greater the noise. A brief exposure to extremely high sound level 150 decibel or more generated by takeoff a jet plane or rocket may damage eardrums, thus permanently impairing hearing ability. Even chronic exposure to a relatively lower noise level of cities may permanently damage hearing abilities of human. ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
Noise also causes sleeplessness, increased heartbeat, altered breathing pattern, thus considerably stressing human. Considering the many dangerous effects of noise pollution, can you identify the unnecessary sources of noise pollution around you? Reduction of noise in our industry can be affected by use of sound absorbent material by muffling noise. और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रीन मफलर स्कीम. इसके तहत रोड के साइड अशोका ट्री प्लांट करे थे. along रोड साइड. ठीक है. दूसरा, stringent following of laws laid down in relation to noise like delimitation of horn-free zones around hospitals and school, permissible sound level of crackers and of loudspeaker, timing after which loudspeaker cannot be played, etc. need to be enforced to protect ourselves from noise pollution. ये कुछ basic चीज़ें हैं जो आपको पता हैं already. Controlling vehicular air pollution, a case study of Delhi. With its very large population of vehicular traffic, Delhi leads the country in its level of air pollution. It has more cars than the state of Gujarat and West Bengal put together. In 1990, Delhi ranked fourth among the 41 most polluted city in the world. Air pollution problem in Delhi becomes so serious that a public interest litigation PIL was filed in the Supreme Court of India. After being censored very strongly by the Supreme Court, under its directives, the government was asked to take within a specified time period appropriate measures, including switching over the entire fleet of public transport, that is, buses, from diesel to compressed natural gas (CNG). All the buses of Delhi were converted to run on CNG by the end of 2002. You may ask the question as why CNG is better than diesel. The answer is that CNG burn more efficiently, unlike petrol or diesel, in the automobile, and very little of it is left unburned. Moreover, CNG is cheaper than petrol or diesel, cannot be sapped off by thieves and adulterated like petrol or diesel. The main problem with switching over CNG is the difficulty of laying down pipelines to deliver CNG through distribution point, pumps, and ensuring uninterrupted supply. Simultaneously, parallel steps taken in Delhi for reducing vehicular pollution include phasing out of old vehicles, use of unleaded petrol, use of low sulfur petrol and diesel, use of catalytic converter in vehicles, application of stringent pollution level norms for the vehicles. ये कुछ measures हैं, measures to check air pollution in Delhi. ठीक है. The government of India, through a new auto fuel policy, has laid out a roadmap to cut down vehicular pollution in Indian cities. More stringent norms for fuels means steadily reducing the sulfur and aromatic content in petrol and diesel fuels. Euro third norms, for example, stipulate that sulfur be controlled at 350 ppm in diesel and 150 ppm in petrol. यूरो 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पेट्रोल कितने पे रोक देना चाहिए हमें? पेट्रोल का जो लेवल है सल्फर का कितना रहना चाहिए? 150 ppm और डीजल का 350 ppm. Aromatic hydrocarbons are to be contained at 42% of the concerned fuel. The goal, according to the roadmap, is to reduce sulfur to 50 ppm in petrol and diesel and bring out to 35%. Corresponding to the fuel, vehicle engine will also need to be upgraded. Mass emission standard Bharat Stage 2 is equivalent to Euro second norms. ये आपको लाइन याद रखनी है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन. मास एमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज 2 किसके इक्विवेलेंट है? यूरो 2 नॉर्म्स के. आर नो मोर एप्लीकेबल इन एनी सिटीज ऑफ इंडिया. अभी कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है यूरो नॉर्म 6. 4 व्हीकल्स के लिए भारत स्टेज 4, 4 व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 4, 3 व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 4, 2 व्हीलर्स के भारत स्टेज 4. और ये सभी कब से लागू हो गए थे? थ्रू आउट सिंस 2017 और अब तो हम और आगे बढ़ चुके हैं.
Thanks to the effort made, the air quality of Delhi has significantly improved. According to an estimate, a subsequent fall in CO2 and SO2 level has been found in Delhi between 1997 and 2005. Water pollution and its control. Human beings have been abusing the water bodies around the world, disposing into them all kind of waste. We tend to believe that water can wash away everything, not taking cognizance of the fact that water bodies are a lifeline as well as that of all other living organisms. Due to such activities of humankind, the pond, lakes, streams, rivers, estuaries and ocean are becoming polluted in several parts of the world. Realizing the importance of maintaining the cleanliness of water bodies, Government of India passed Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 किसके लिए पास किया गया था आपका? टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज. ठीक है. एक आपका जो एयर पॉल्यूशन में पॉइंट, या इसमें तो आपको पता है ना, भारत स्टेज 4 नहीं, हमारे पास अभी चल रहा है भारत स्टेज 6 और ये कब से चल रहा है? मार्च 2020 से. इसके अलावा आपका जो एयर पॉल्यूशन होता है, ये जो पॉल्यूशन होता है इससे कॉज होती है एसिड रेन, और एसिड रेन आपको पता है कोरोड कर रही है मॉन्यूमेंट्स. और सबसे फेमस एग्जांपल है आपका ताजमहल. आपको पता होगा ताजमहल पहले वाइट हुआ करता था प्योर, अब वो येलोइश हो चुका है. और ये एसिड रेन के बारे में किसने हमें रूबरू कराया था? रॉबर्ट अगस्त ने. ठीक है. इन्होंने क्या बताया था? ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट को किसमें कन्वर्ट कर रही है? कैल्शियम सल्फेट एंड नाइट्रेट में, जिसकी वजह से मेटल क्या पड़ रहा है? पीला, जो आपका पत्थर है वो पीला पड़ रहा है. और ऑल्सो ये मेटल कोरोड भी करती है एसिड रेन. और ये बताया किसने था? रॉबर्ट अगस्त ने. ये कुछ चीज़ें हैं बीच में ध्यान आया तो मैंने आपको लिखवा दिया. आते हैं डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट. As we work with water in our homes, in the cities and towns, we wash everything into drains. Have you ever wondered where the sewage that comes out of the house go? What happens in villages? Is the sewage treated before being transported in the nearest river or mixed with? A mere 0.1% of impurities make domestic sewage unfit for human use. अभी हम ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि impurities के मामले में क्या क्या प्रेजेंट होता है. Suspended solids जो कि होते हैं sand, silt, clay. Colloidal material, fecal matter, bacteria, cloth, paper, fibers. आपका बेसिकली 0.1% इम्प्योरिटीज जिससे कि ह्यूमंस के लिए एक वाटर अनफिट हो जाता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? डिजॉल्व मटेरियल जैसे कि आपके नाइट्रेट हो सकते हैं, अमोनिया हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, सोडियम हो सकता है और कैल्शियम हो सकता है. ठीक है. ये आपकी इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में प्रेजेंट होती हैं, जो उसको अनफिट कर देती हैं. सॉलिड्स आर रिलेटिवली ईजी टू रिमूव. व्हाट इज मोर डिफिकल्ट इज टू रिमूव dissolved salts such as nitrate, phosphate and other nutrient toxic metal ions and organic compound. Domestic sewage primarily contain biodegradable organic matter which readily decomposes thanks to bacteria and other microorganisms which can multiply using this organic substance as substrate and hence utilize some of the component of sewage. It is possible to estimate the amount of biodegradable organic matter in sewage water by measuring biochemical oxygen demand (BOD). In the chapter on microorganism, you have read about the relation between BOD and microorganism and amount of biodegradable matter. Figure 16.3 अभी देखते हैं. Some of the changes that one may notice following discharge of sewage into river. Microorganism involved in biodegradation of organic matter in the receiving water bodies consume a lot of ऑक्सीजन. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, वो वाटर बॉडीज का बहुत सारा ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं. एज अ रिजल्ट देयर इज शार्प डिक्लाइन इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज. दिस कॉज मोर्टेलिटी ऑफ फिशेज एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर. 16.3 देख लेते हैं हम. इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर. ये वाली जो लाइन है आपकी, ये क्या है? dissolved oxygen. ये वाली है आपकी BOD. ठीक है. BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ये इस टाइम क्या है? मैक्सिमम है.
डिजॉल्व ऑक्सीजन मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम क्यों है? मतलब कि यहाँ पे पॉल्यूटेंट इंक्रीजेस, पॉल्यूटेंट इंक्रीज कर रहा है तो बीओडी इंक्रीज करिए। पता है ना, जिस किसी एरिया में जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो इसमें क्यों नहीं समझ आ रहा है? पॉल्यूटेंट ज़्यादा है मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है, बैक्टीरिया ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की चाहिए डिमांड है, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है। ऑक्सीजन यहाँ कम क्यों है? क्योंकि वो जितना ऑक्सीजन है पानी में वो यूज़ कर लेंगे। वो अपने, हर इंसान सेल्फिश होता है ना, हर चीज़ लोग अपने लिए सोचते हैं, तो वो भी अपने लिए सोचते हैं, सारा ऑक्सीजन ले लेते हैं। और वाटर में ऑक्सीजन बचता नहीं है तो फिशेस और जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मरने लग जाते हैं। अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैल्यू है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी बाहर का बैक्टीरिया या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अपने एक्वेटिक वाले हैं। तो बीओडी क्या हो गया है? कम हो गया। पॉल्यूटेंट ज़्यादा, बीओडी ज़्यादा, पॉल्यूटेंट कम, बीओडी कम। और बीओडी ज़्यादा इसका मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा इसका मतलब बीओडी कम। इससे ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। Presence of large amount of nutrient in water also causes excessive growth of planktonic free-floating algae called algal bloom, which impart a distinct color to the water bodies. Algal bloom causes deterioration of the water quality and fish mortality. Some bloom-forming algae are extremely toxic to human beings and animals. You may have seen beautiful native mauve-colored flowers found on very appealing shaped floating plants in water bodies. These plants, which are introduced into India for their lovely flowers, has caused havoc by their excessive growth by causing block in our waterways. They grow faster than our ability to remove them. These plants of water hyacinth, Iconia crispus, the world's most problematic aquatic weed. यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्वेश्चन। Also called terror of Bengal, they grow abundantly in eutropic water bodies. टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ आपका वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक प्लांट है जो कहाँ पे ग्रो करता है? यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज में। एंड लेड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक ऑफ द वाटर बॉडीज। Sewage from our homes as well as from hospitals are likely to contain many undesirable pathogenic microorganisms, and its disposal into water without proper treatment may cause outbreak of serious disease such as dysentery, typhoid, jaundice, cholera, etc. Unlike domestic sewage, wastewater from industries like petroleum, paper manufacturing and extraction, and processing, chemical manufacturing often contain toxic substance, notably heavy metal element with density less than 5 gram per centimeter cube such as mercury, cadmium, copper, lead, etc. and a variety of organic compound. A few toxic substances often present in industrial wastewater can undergo biological magnification, which is biomagnification in the aquatic food chain. Biomagnification refers to increase in concentration of toxicant at successive trophic level. This happens because a toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted and is thus passed on to the next higher trophic level. बायोमैग्निफिकेशन फूड चेन में देखने को मिलती है। बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है? आपकी जो टॉक्सिसिटी है वो हर लेवल पे इंक्रीज करती रहती है, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज करता है। दैट इज बायोमैग्निफिकेशन, क्योंकि हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज आती रहेंगी, कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड होते रहेंगे, तो उनका जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है। दिस फिनोमेना इज वेल नोन फॉर मर्करी एंड डीडीटी। ये आपको याद रखना है, साइड में लिख दो क्वेश्चन। 16.5 आपका बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी बता रहा है एक्वेटिक फूड चेन में। इन दिस मैनर द concentration of DDT is increased at successive trophic levels, says if it start at 0.003 ppb parts per billion, ppm is parts per million, ppb is parts per billion. In water, it can ultimately reach 25 ppm in fish eating birds through biomagnification. High concentration of DDT disturb calcium metabolism in bird, ये आपको important mark करना है, causes thinning of eggshell and their premature breaking, eventually causing decline in bird population. अगला आते हैं हम यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। यूट्रोफिकेशन से पहले आप यहाँ पे देखो डीडीटी, ये वाटर है, वाटर में कितना है डीडीटी 0.03 पीबीपी। इससे आपका कितना गया, ज़ू प्लैंक्टन के पास कितना है 0.04 ppm। फिर उसके बाद स्मॉल फिश के पास कितना है
0.5 ppm। फिर स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश, उसके पास होगा 2 ppm। लार्ज फिश को कौन खाएगा? फिश ईटिंग बर्ड, जिसके पास है 25 ppm। ये है आपका बायोमैग्निफिकेशन का पूरा लेवल। जो ये आपका प्रेजेंट होता है, जैसे मरकरी अगर प्रेजेंट हो तो क्या कौन सी डिजीज़ होती है ड्यू टू मरकरी? इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ड्यू टू कैडमियम, ड्यू टू आर्सेनिक। मरकरी की तो आपको बहुत कॉमन है, आती होगी मिनीमाटा डिजीज़, मिनीमाटा डिजीज़। कैडमियम की है इटाई डिजीज़, इटाई डिजीज़। और आर्सेनिक की क्या है? ब्लैक फुट डिजीज़, ब्लैक फुट डिजीज़। इसमें से कोई भी आ सकती है, आपको ये सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला चलते हैं हम यूट्रोफिकेशन पर। In a young lake, the water is cold and clear, supporting little life. With time, streams draining into lake introduce nutrients such as nitrogen, phosphorus, which encourage the growth of aquatic organisms. As the lake's fertility increases, plant and animal like burgeons and other organic remains begin to be deposited on the lake bottom. Over the centuries, as silt and organic debris pile up, the lake grows shallower and warmer, with warm water organisms supplanting those that thrive in cold environment. Marsh plants take roots in the shallow and begin to fill the original lake basin. Eventually, the lake gives way to large masses of floating plant bog, finally converting into land. Depending on climate, size of the lake and other factors, the natural aging of lake may span thousands of years. However, pollutant from man's activity like effluent from industry and homes can radically accelerate the aging process. This phenomena has been called cultural or accelerated eutrophication. देखो क्या होता है, एक पानी है, बहुत साफ सुथरा पानी है, उसमें एक्वेटिक एनिमल्स हैं, हमारा जो सीवेज जाता है उससे उसमें फॉस्फोरस नाइट्रोजन उन्हें मिला, जो कि उनको ग्रो कराने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, कुछ मरे भी, तो क्या हुआ कि नीचे जो उनका मरने के बाद जो डिकम्पोजिशन था वो नीचे बैठता गया। क्या हुआ कि टाइम के साथ और सिल्ट आया, डेब्रिस आया, हम लोगों ने जितना भी इफ्लुएंट भेजा, जितने भी सीवेज हमने उसमें डंप किए, वो सब नीचे बैठते गए। टाइम के साथ जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो शैलो एरिया में ग्रो करके नीचे रूट्स दे देते हैं। तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि वहाँ के सारे एक्वेटिक मर जाते हैं और प्लांट्स फ्लोटिंग प्लांट्स रह जाते हैं। तो टाइम के बाद थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं कल्चरल या फिर एसेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। इसमें आपका यही बताया गया है। और एसेलरेट कैसे होता है? हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, जो हम डंप करते हैं, जो हम पानी में जितना भी फेंकते हैं, उस वजह से। ठीक है, Despite the past century, lake in many parts of the earth have been severely eutrophied by sewage and agriculture and industrial waste. The prime contaminant are nitrate and phosphate, which act as plant nutrient. They overstimulate the growth of algae, causing unsightly scum and unpleasant odor and robbing the water of dissolved oxygen vital to other aquatic life. At the same time, other pollutants flowing into a lake may poison whole population of fish, whose decomposing remains further deplete the water dissolved oxygen content. In such fashion, a lake can literally choke to death. Heated thermal wastewater floating out of electricity generated unit thermal power plant constitute another important category of pollutant. Thermal wastewater eliminates or reduces the number of organisms sensitive to high temperature and may enhance the growth of plant and fish in extremely cold areas, but only after causing damage to the indigenous flora and fauna. बहुत सिंपल से सिंपल वे में आपको लिख के दिया गया है, कुछ नहीं। बचपन से जो पढ़ते आए हो पॉल्यूशन वही है। मेन आपको मैं बता रही हूँ, ये मेन है, ये पॉइंट कर लो जो आप भूल सकते हो या आपको याद नहीं रह सकते, वो मैंने आपको बता दिए। आगे आपकी केस स्टडी, आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं अगली कौन सी यूनिट आपके साथ शुरू करूँ। 1 चैप्टर 1 सीरीज में जो यूनिट आप बोलेंगे मैं वही यूनिट से आपका स्टार्ट कर दूंगी। कमेंट में बताना ज़रूर। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट गिव मोटिवेशन टू मी एज वेल। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। नीट तो आपका ही है। Thank you.